नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन में बस 2 दिन ही बचे हैं। फर्स्ट फेज में जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर चुनाव होना है। मोदी आज ही कैंडिडेट सिलेक्शन फाइनल करेंगे और कुछ ही देर में पहली लिस्ट भी आ सकती है। हरियाणा का नंबर जम्मू कश्मीर के बाद आएगा। मोदी और उनकी पूरी पार्टी इस बार कैंडिडेट के सिलेक्शन में बहुत ज्यादा सावधानी बरत रही है। पिछली बार हुई गलती से सबक लिया गया और इस बार चुनाव के सारे इक्वेशन रीचेक किए जा रहे हैं। कमल छाप पर ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, मोदी पूरे समीकरण बिठाकर चुनाव में उतर रहे हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में चुनावी राज्यों में क्या क्या चल रहा है इस वक्त, एक एक डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी ऑफेंसिव है या डिफेंसिव है? मोदी आक्रामक पॉलिटिक्स करेंगे या बचा बचा कर चलेंगे? एक तराजू में एक तरफ 7 दशक और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए। न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का फैसला मोदी ने दबाव में लिया या मोदी ने राहुल गांधी का एक हथियार बेकार कर दिया? गवर्निंग इंडिया इज ए सीरियस बिजनेस। भारत की सरकार चलाना एक गंभीर परिपक्व विषय है जहां सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं। वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, लेटरल एंट्री और अब यूपीएस। देश का मूड क्या है, ये 4 अक्टूबर को पता चलेगा। 4 अक्टूबर को क्या महबूबा मुफ्ती मोदी की पार्टी को जिताएंगी? क्या महबूबा खुद वोट कटवा बनकर रह जाएंगी? क्या चौटाला हरियाणा में बीजेपी को जीत दिलाएंगे? क्या सीएम कौन का झगड़ा महाराष्ट्र में इंडी अलायंस से मौका छीन लेगा? नरेंद्र मोदी को टिकट बांटना है। 24 के चुनाव के बाद पहली बार कोई बड़ा चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में गड़बड़ हो गई तो यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में नुकसान हो गया। नरेंद्र मोदी को नुकसान की भरपाई करनी है, इसलिए फूंक फूंक कर एक एक कदम बढ़ाना है। इलेक्शन सीजन आते ही मोदी की पार्टी ने गियर बदला है। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, ये थेथरोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 3 बार चुनाव हारा और 100 की संख्या नहीं पार किया, वो कह रहा है मोदी जी कमजोर हो गए हैं, देखते हैं इससे झुके हुए हैं। मोदी जी तो सीना तान करके देश हित में काम कर रहे हैं। परसेप्शन की राजनीति से देश नहीं चलता। राहुल जी, आपसे आग्रह है, समय पर सब होगा। आप धर्म तो बता दें। आप संविधान लेके प्रयागराज पहुंच गए, लेकिन अपने दादाजी के मजार पर नहीं जा पाए। किसका पूछेंगे आप? पहले अपने से तो पूछ लें। 10 साल तक नरेंद्र मोदी की पार्टी को बाइपोलर पॉलिटिक्स सूट करता रहा, लेकिन 24 के चुनाव ने समीकरण ऐसा बदला है कि बीजेपी अब हर इलेक्शन को मल्टीपोलर बनाने के जुगाड़ में रहती है। किसी तरह वोट बंट जाए तो कमल छाप का कैंडिडेट जीत जाए। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा डायरेक्ट 2 वे इलेक्शन चाहते हैं,
लेकिन हरियाणा में कोई भी इलेक्शन 2 वे नहीं होता। वहां का इलेक्शन 3 वे, 4 वे हो ही जाता है। 2024 का हरियाणा चुनाव भी अलग नहीं है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस 2 मेन पार्टियां हैं, लेकिन इनकी जीत और हार इस बात से तय होगी कि दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और अभय चौटाला की आईएनएलडी किस सीट पर कितने वोट काटते हैं। हरियाणा के इन चुनावों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एंगल भी है। आप पार्टी हरियाणा इलेक्शन का 5वां कोण है। 2019 के हरियाणा चुनाव में जीते दुष्यंत चौटाला के 10 में से 7 विधायक जेजेपी पार्टी छोड़ चुके हैं। हरियाणा की सियासत में पैर टिकाए रखने के लिए आईएनएलडी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में जीतने के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ रही है। जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी अलायंस और आप, हरियाणा चुनाव में इन 3 पार्टियों का इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जो होना था हो गया, जो गुस्सा था वो निकल गया। I see it as an opportunity now, and yes, last time also we were a kingmaker. हमारी चाबी ने विधानसभा का ताला खोला था। आगामी दिनों में भी आप देखिएगा कि जेजेपी will be the most important political party of the state for the next 5 years. भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी और नायब सिंह सैनी की कमान में बीजेपी हरियाणा में करीब करीब इक्वल पोजीशन पर है। लोकसभा की सीटें 5-5 और वोट प्रतिशत में सिर्फ 2.5% का अंतर। कांग्रेस हरियाणा की 9 सीटों पर लड़ी और 43.6% वोट पाई। बीजेपी 10 सीटों पर लड़ी और करीब 46% वोट पाई। लोकसभा चुनाव के वोट को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बांट कर देखें तो कांग्रेस ने 42 सीटों पर लीड ली। आम आदमी पार्टी ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली। इस तरह इंडिया अलायंस को 46 सीटों पर लीड मिली, जबकि बीजेपी ने 44 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट पर लीड ली। 4 जून के डेटा को देखकर लगता है कि हरियाणा का चुनाव एकदम बीच में खड़ा है। अब छोटी वोट कटवा पार्टियों का इंपैक्ट समझते हैं। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी अगर मजबूती से लड़ी तो वो सबसे पहले जाट वोट काटेगी। इसका इंपैक्ट कांग्रेस के लिए नेगेटिव होगा, बीजेपी के लिए पॉजिटिव होगा। आईएनएलडी, बीएसपी अलायंस को जितने भी जाट और दलित वोट मिलेंगे, कांग्रेस की संभावनाओं को उतना ही नुकसान होगा। यहां भी फायदा बीजेपी को होगा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस से अलग होकर लड़ रही है। वो एंटी इनकम्बेंसी वोट काटेगी, फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस के लिए एक और चैलेंज तैयार हो रहा है। चुनाव की घंटी बजते ही कांग्रेस में जाति वाली लड़ाई शुरू हो गई है। गुरुग्राम में कुमारी शैलजा के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। कुमारी शैलजा 2.5 महीने पहले ही लोकसभा पहुंची हैं। अब वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। अगर और लोग अपने आप को या कोई समुदाय या कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो आज के दिन जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है। तो फिर ऐसी समुदाय क्यों नहीं? ये भी एक सवाल आता है। इतना कॉन्फिडेंस हम में भी होना चाहिए कि हम भी खड़े होकर आज के दिन ये कहें कि हम क्यों नहीं। आप असेंबली का चुनाव लड़ेंगी? मैंने पहले भी कहा कि मेरी इच्छा थी। मैंने लोकसभा से पहले भी कहा था कि मैं इस बार, क्योंकि सेंटर की पॉलिटिक्स काफ़ी की है, लोकसभा, राज्यसभा, तो इस बार इच्छा थी कि स्टेट में जाकर काम करें। राहुल गांधी और अब्दुल्ला फैमिली ने श्रीनगर में हाथ मिलाया तो उन्होंने वोट बंटने का चांस घटाया। महबूबा मुफ्ती अब भी अड़ी हुई हैं। घाटी में उनकी पार्टी लड़ेगी तो कांग्रेस एनसी के वोट ही काटेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर कैंडिडेट भी नहीं उतारे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर लड़ेगी। घाटी में वो अपनी पार्टी और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सहारे लड़ेगी। गठबंधन से बीजेपी का इनकार है, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस से इनकार नहीं है। मैं राहुल जी को कहूंगा डिक्लेयर करें जल्दी, क्योंकि फारूक साहब का आशीर्वाद लेकर के उनके साथ चुनाव लड़ेंगे तो 370 ये देश से हटाएंगे क्या? और राहुल जी और फारूक जी कब जाएंगे पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वार्ता करने के लिए? जरा एक बार हो तो आए, अच्छा रहेगा, देश देख लेगा कि जो कहते हैं वो करते हैं, जिसके साथ गए हैं उसका संबंध निभाएंगे। देश जानना चाहता है राहुल गांधी, क्या
आप पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों के साथ फारूक खड़े रहेंगे, आप भी रहोगे? और 370 फिर से लाओगे क्या? पिछले 10 साल में बीजेपी के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन कभी इतना मुश्किल नहीं रहा। फूल छाप वाला बटन चुनाव में जीत की गारंटी होता था। 24 ने वो बदल दिया। यूपी में अखिलेश यादव ने टिकट बांटने में स्मार्टनेस दिखाई। टिकट बंटवारे में अखिलेश ने पीडीए कर दिया तो नतीजा 44-36 का हो गया। मोदी टिकट फाइनल करने बैठे तो 360 डिग्री व्यू के साथ डिस्कशन शुरू हुआ। इस बार टिकट बांटने में बीजेपी कोई हड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहती। हरियाणा में बीजेपी की लाइन क्लियर है। जाट वर्सेस नॉन जाट वाली लाइन चेंज नहीं होगी। पिछड़ा प्लस पंजाबी का फॉर्मूला हरियाणा में बीजेपी के लिए कारगर रहा है। इस फॉर्मूले को बीजेपी पकड़ कर रखेगी। हरियाणा में दलित और ब्राह्मण वोट का जितना बड़ा हिस्सा बीजेपी खींचेगी, उसकी जीत का चांस उतना ही बढ़ेगा। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का फैसला चुनावी था। उस फैसले का रियल टेस्ट लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। रियल टेस्ट अब होना है। खट्टर के मुकाबले सैनी डाउन टू अर्थ लगते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री लो प्रोफाइल रहते हैं। बीजेपी सैनी की इसी इमेज को भुनाना चाहती है। मोदी फिर से फील्ड में निकलने लगे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में मोदी ने 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट बांटने की शुरुआत की। बीजेपी के लिए मोदी सबसे बड़े ब्रांड भी हैं और सबसे बड़े एम्बेसडर भी। सीधे वोटर तक मैसेज डिलीवर करने की जो क्षमता नरेंद्र मोदी में है, वो किसी और नेता में नहीं है। जितना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है, वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने तय किया कि गरीबों के जो घर सरकार बनाती है, वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो। अभी तक जो 4 करोड़ घर बने हैं, उनमें से अधिकतर महिलाओं के नाम पर है। अभी 3 करोड़ और घर बनाने वाले हैं। इनमें से भी अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम ही होंगे। महाराष्ट्र के बाद मोदी राजस्थान के जोधपुर पहुंचे। मौका जोधपुर हाईकोर्ट की प्लैटिनम जुबली का था। मंच पर चीफ जस्टिस ही थे। यहां कोई राजनीतिक बात नहीं हो सकती थी। फिर भी मोदी ने एक मैसेज दे ही दिया। दशकों से हमारे यहां कोर्ट के आगे चक्कर शब्द, कोई बुरा मत मानना, चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। आज दशकों बाद उस सामान्य नागरिक की पीड़ा को खत्म करने, उस चक्कर को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। पिछले 24 घंटे से देश में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है, उस पर मोदी नहीं बोल रहे। उस मुद्दे पर मोदी की पार्टी बोल रही है। मुद्दा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने का वादा करती रही। नरेंद्र मोदी की सरकार यूपीएस लेकर आ गई। ओल्ड पेंशन स्कीम में 35 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन मिलती थी। न्यू पेंशन स्कीम में कोई पेंशन फिक्स नहीं थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 साल की नौकरी के बाद ही 50% पेंशन की गारंटी है। ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ते का लाभ मिलता था। न्यू पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलता था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई इंडेक्शन का फायदा मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था। एनपीएस में कर्मचारियों से बेसिक सैलरी का 10% अंशदान लिया जाने लगा। यूपीएस में भी 10% का ही अंशदान लिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा खर्च सरकार उठाती थी। एनपीएस में सरकार का योगदान 14% का होता था। यूपीएस में सरकार 18.5% का योगदान देगी।
यानी कर्मचारियों के लिए यूपीएस में डबल ट्रिपल बोनांजा है। केंद्र सरकार के फैसले को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने भी मान लिया है, यानी मोदी केंद्रीय कर्मचारियों को जो फायदा देंगे वैसा ही फायदा महाराष्ट्र की महायुति सरकार भी अपने कर्मचारियों को देगी। मोदी और उनकी पार्टी विरोधियों के हाथ से मुद्दा छीन रही है। पेंशन पर बीजेपी आक्रामक हो रही है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? आपने कर्नाटक के चुनाव में बहुत चालाकी कर दी। वहां क्या कहा आपने कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13,000। कांग्रेस अध्यक्ष लिखते हैं कि यूपीएस का यू असल में मोदी का यूटर्न है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को यूटर्न सरकार कहकर चिढ़ाती है, मगर मोदी सोच समझकर वही फैसले कर रहे हैं जिससे आने वाले चुनाव में उनका सपोर्ट बेस बढ़ जाए। 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त। महाराष्ट्र के जलगांव में मोदी ने महिलाओं के इशू पर फोकस सेट करके रखा। कोलकाता की डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर पर मोदी अब तक कुछ नहीं बोले थे। महाराष्ट्र की धरती से मोदी ने पश्चिम बंगाल की सरकार को भी कड़ा संदेश दिया। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। 4 अक्टूबर को मोदी के लिए 2-0 का रिजल्ट आना मुश्किल दिख रहा है। बीजेपी के लिए 1-1 का रिजल्ट आएगा तो चल जाएगा, लेकिन 0-2 का रिजल्ट एकदम नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद देश का जन जन क्या सोच रहा है उस पर जनमत आने वाला है। मोदी कोई रिस्क नहीं ले रहे।